हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम सिलेक्शन में सुनील एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी बायोलॉजी का लाइव टेस्ट चल रहा था और उसमें लगभग 14 टेस्ट हमने दे लिए थे। आज नेक्स्ट अपना 15वां टेस्ट है और इस टेस्ट के अंदर जो पीछे मैंने प्रश्न करवाए हैं उनका रिवीजन करवाने वाला हूं, इसलिए प्लीज़ पूरी वीडियो को देखिएगा। आज मैं कम से कम आपको 65 से लेकर 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ और गोली की रफ्तार से अपनी क्लास चलेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरी आपको अटेंड करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर पूछा गया है, फर्स्ट, किस आयन के कारण राइबोसोम की 2 उप इकाइयाँ जुड़ी होती हैं? ए है आपका मैग्नीशियम, बी है आपका कैल्शियम, सी है कॉपर और डी है मैग्नीज। आपको कमेंट करके जवाब देना है किस आयन के कारण राइबोसोम की 2 उप इकाइयाँ जुड़ी होती है। राइबोसोम की बात करते हैं, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जिन बच्चों ने मैग्नीशियम यानी कि Mg जवाब दिया है सभी का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर पूछा गया है, एक अंकुरित हो रहे बीज में वसीय अम्लों का अपघटन इसके द्वारा जुड़ा होता है। ए है आपका पराक्सीसोम, बी है आपका सूत्रकणिका, सी है आपका प्रोप्लास्टिड और डी है ग्लाइऑक्सीसोम। यहाँ पर जवाब देना है जो बीज अंकुरित होता है, अंकुरित हो रहा होता है, उसके अंदर वसीय अम्लों का अपघटन किसके द्वारा होता है? बिल्कुल, जिन बच्चों ने यहाँ पर जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी ग्लाइऑक्सीसोम, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पर दिया गया है, मध्य पटलिका। मध्य पटलिका यानी कि जो कोशिका की मध्य पटलिका है, मिडिल लेमिला है, वो किसके द्वारा बनी होती है? ए है आपका पॉलीसेकेराइड, बी है हेमीसेल्यूलोज, सी है मुरेमिक अम्ल और डी है आपका कैल्शियम पैक्टेट। क्वेश्चन थोड़े रिपीट हो सकते हैं लेकिन रिवीजन क्लास है बेटा, आप लोगों को अटेंड करनी है पूरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मध्य पटलिका बनी होती है पॉलीसेकेराइड, हेमीसेल्यूलोज, मुरेमिक अम्ल या कैल्शियम पैक्टेट। यहाँ पर बात करते हैं अपन राइट आंसर की। बिल्कुल, जिन बच्चों ने यहाँ पर जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम पैक्टेट, कहीं कहीं पर इसको कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट भी लिखा होता है, वो भी सही है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका कैल्शियम पैक्टेट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी के पितामह कौन है? आनुवंशिक अभियांत्रिकी के पितामह, ए है आपका स्टीवर्ट लीन, बी है आपका स्टेनले कोहेन, सी है आपका पॉल बर्ग और डी है कैरी मोलस। जवाब देना है बेटा आपको, इसका आंसर क्या होगा? आनुवंशिकी, आधुनिक आनुवंशिकी अभियांत्रिकी के पितामह बताना है आपका, फादर ऑफ मॉडर्न। बिल्कुल, यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, बच्चे इसका जवाब देते हैं ऑप्शन नंबर सी पॉल बर्ग। जिन बच्चों ने पॉल बर्ग जवाब दिया है सभी का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया गया है कि रासायनिक चाकू से अभिप्राय क्या है? ए है आपका पॉलीमरेज, बी है एंडोन्यूक्लियस, सी है राइबोन्यूक्लियस और डी है सेलुलेजेस। जवाब देना है रासायनिक चाकू से अभिप्राय। यहाँ पर रासायनिक चाकू की बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से जिन बच्चों ने यहाँ पर जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सबका सही जवाब है एंडोन्यूक्लियस, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको केमिकल नाइफ के नाम से भी जाना जाता है। अगला यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा गया है कि टमाटर की फ्लेवर सावर किस्म अन्य किस्मों की तुलना में अधिक समय तक खराब नहीं होती है। इसके पीछे का कारण है पॉलीग्लैक्यूरॉन्स की अधिक मात्रा होना, पॉलीग्लैक्यूरॉन्स की कम मात्रा होना, विटामिन ए की अधिक मात्रा होना, विटामिन डी पीड़क प्रतिरोधक किस्म। कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। टमाटर की फ्लेवर सावर किस्म जो है उसके अंदर ऐसा क्या उन्होंने इन्वेंशन किया है जिसके कारण वो अधिक समय तक खराब नहीं हो रहा। देखिए, पहले अगर बात करते हैं तो पहले जो सामान्य किस्म के टमाटर हैं उसमें पॉलीग्लैक्यूरॉन्स जो है वो अधिक बनता था और टमाटर सड़ जाता था। इसी को कम करके उन्होंने क्या कर दिया है, इसकी मात्रा को कम कर दिया है और अब ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉलीग्लैक्यूरॉन्स की मात्रा कम बनती है जिसके कारण आपका क्या होता है, खराब नहीं होता है। ठीक है, अगला यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा गया है आनुवंशिकी अभियांत्रिकी संभव हो सकी है क्योंकि डीएनए को विशिष्ट स्थलों से काट सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी है डीएनए के साथ जीवाणु क्रियाकलाप, सी है आपका डीएनए रेप्लिकेशन और डी है कोई नहीं। जवाब देना है बेटा, इसका आंसर क्या होगा? आनुवंशिकी अभियांत्रिकी संभव हो सकी है। कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि डीएनए को विशिष्ट स्थलों से काटा है। ऑप्शन नंबर बी है डीएनए के साथ जीवाणु क्रियाकलाप, सी है डीएनए रेप्लिकेशन और डी, बिल्कुल यहाँ पर बच्चे जवाब देते हैं डीएनए काट छाट, है ना। तो ध्यान रखना है डीएनए को विशिष्ट स्थलों से अपने हिसाब से काट छाट करके इसको क्या किया गया है, इसी जो आनुवंशिकी अभियांत्रिकी है वो संभव हो सकी है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया गया है, मानव शरीर में सबसे छोटी अस्थि की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है स्टेपीज, बी है पटेला, सी है मेलियस और डी है इनकस। यहाँ पर बात करते हैं ये सारी हड्डियाँ किसके अंदर पाई जाती हैं, कान के अंदर पाई जाती हैं, पटेला कान के अंदर नहीं पाई जाती है। ठीक है, मुख्य रूप से यहाँ पर बात करते हैं राइट आंसर स्टेपीज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेलियस की बात करते हैं हथौड़ी के आकार की, मेलियस की बात करते हैं हथौड़ी के आकार की अगर पूछता है तो मेलियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया है, रसारोहण का सहसंयोजन सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? ए है डिक्सन व जोली, बी है प्रिस्टले, सी है मूलर और डी है कोई नहीं। रसारोहण का सहसंयोजन सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था?
बिल्कुल यहाँ पर बात करते हैं रसारोहण का सहसंयोजन सिद्धांत जो है वो किसने दिया था। बच्चे जवाब देते हैं ऑप्शन नंबर ए डिक्सन और जोली। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे ध्यान रखना है, ये प्रश्न पीछे एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 10, जिसके अंदर पूछा गया है कोशिका की विभिन्न क्रियाओं का स्थल कौन सा होगा। कोशिका की विभिन्न क्रियाओं का स्थल, ए है केंद्रक, बी है प्लाज्मा झिल्ली, सी है गोल्जिकाय और डी है कोशिका द्रव। केंद्रक के अंदर जितनी भी विभिन्न क्रियाएं होती हैं, बिल्कुल यहाँ पर कमेंट जिन बच्चों ने किया है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर जिन बच्चों ने डी जवाब दिया है कोशिका द्रव, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। कोशिका द्रव के अंदर विभिन्न क्रियाएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 11, जिसके अंदर पूछा गया है कोशिका में पाए जाने वाले प्रोटीन तंतुओं द्वारा निर्मित विस्तृत जाल जो कोशिका की आकृति को बनाए रखने में सहायक होते हैं क्या कहलाते हैं। ए है आपका थाइलेकोइड, बी है ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी है प्लाज्मा और डी है कंकालीय संरचना। कमेंट करके जवाब देना है बेटा, इसका आंसर क्या होगा। कोशिका में पाए जाने वाले प्रोटीन तंतु, बिल्कुल प्रोटीन तंतु की बात करते हैं। प्रोटीन तंतु की अगर बात करते हैं तो राइट आंसर कंकालीय संरचना हो जाएगा। ठीक है, ER भी कहीं पर मिलता है, लेकिन राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, कंकालीय संरचना हो जाएगा। कहीं कहीं बुक में ER भी मेंशन कर रखा है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर दिया गया है, जिसमें लिखा है कोशिका में पेप्टाइड संश्लेषण कहाँ पर होता है। ए है आपका हरित लवक, बी है क्रोमोप्लास्ट, सी है राइबोसोम और डी है केंद्रक। जवाब देना है बेटा, कोशिका में पेप्टाइड संश्लेषण कहाँ पर होता है। बिल्कुल यहाँ पर पेप्टाइड संश्लेषण की बात करते हैं, बच्चे पेप्टाइड संश्लेषण का आंसर देते हैं। जिन बच्चों ने इसका आंसर दिया है राइबोसोम, सभी का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है कि राइबोसोमल RNA का सक्रिय संश्लेषण कहाँ पर होता है। ए है लायन काय में, बी है केंद्रिका, सी है केंद्रक द्रव और डी है राइबोसोम। राइबोसोमल RNA का सक्रिय संश्लेषण बताना है आप लोगों को, सक्रिय संश्लेषण कहाँ पर होता है। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, राइबोसोमल RNA का सक्रिय संश्लेषण, बिल्कुल जिन बच्चों ने यहाँ पर इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। जैसा कि नाम से पता है rRNA राइबोसोमल RNA। ठीक है, राइबोसोमल RNA राइबोसोम पर ही इसका निर्माण होगा। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर दिया गया है सूत्र कणिका में प्रोटॉन एकत्रित होते हैं। ए है आपका अधात्री, बी है बाह्य झिल्ली, सी है आंतरिक झिल्ली और डी है अंतरा झिल्ली अवकाश। सूत्र कणिका में प्रोटॉन एकत्रित होते हैं, ए बी सी या डी, अधात्री, बाह्य झिल्ली, आंतरिक झिल्ली या अंतरा झिल्ली अवकाश। यहाँ पर अपन राइट आंसर की बात करते हैं, बिल्कुल जिन बच्चों ने यहाँ पर इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी वाला यानी कि अंतरा झिल्ली अवकाश, सभी का सही जवाब हो जाएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा रोग मादा मच्छर के काटने से होता है। कौन सा रोग मादा मच्छर के काटने से होता है। ए है आपका एमीबियासिस, बी है आपका टाइफाइड, सी है न्यूमोनिया और डी है फ्लेरियसिस। जवाब देना है बेटा, इसका आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा रोग मादा मच्छर के काटने से होता है। यहाँ पर अपन राइट आंसर की बात करते हैं, मादा मच्छर के काटने से कौन सा होगा बेटा। बिल्कुल जिन बच्चों ने यहाँ पर जवाब दिया है मादा मच्छर के काटने से फ्लोरोसिस, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लेरियसिस रोग जो है वो मादा मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, जिसमें पूछा है हेपेटाइटिस बी निम्न के द्वारा संचारित होता है। हेपेटाइटिस बी की बात करते हैं, ए है आपका छींक, बी है मादा मच्छर, सी है खांसना और डी है रक्त आधान। तो यहाँ पर बात करते हैं हेपेटाइटिस बी जो है वो रक्त से संबंधित बीमारी, रक्त आधान के कारण होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है हेपेटाइटिस बी। ठीक है, जिसमें क्या हो जाता है बेटा, रक्त का थक्का नहीं जमता है, जहाँ पर चोट लग जाती है रक्त का थक्का नहीं बनता है। ये इंग्लैंड की महारानी को ये बीमारी थी। अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए है स्टीफन फ्लेमिंग, बी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी है इयान विल्मुट और डी है कैरीमुलस। यहाँ पर बात करते हैं पेनिसिलिन के बारे में पहले भी डिस्कस किया था। इस अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है उन्होंने इसको कवक के द्वारा, उन्होंने इसको कहाँ से निकाला था, कवक से एक्सट्रैक्ट करके अलग निकाला था। ठीक है, जिससे अभी वर्तमान में लगभग 15 से 20 प्रकार के पेनिसिलिन हैं जो क्या पाए जाते हैं और जो क्या करते हैं विभिन्न दवाइयों में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है फंजाई और उच्च पादप जड़ों के बीच में सहजीवी संबंध क्या कहलाता है। ए है लाइकेन, बी है माइकोराइजा, सी है जैव उर्वरक और डी है नियंत्रण, जैव नियंत्रण। यहाँ पर बात करते हैं अपन जो लाइकेन होते हैं वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फंजाई और उच्च पादप जड़ों के बीच में ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनके बीच में क्या पाया जाता है, सहजीवी संबंध पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है राइजोपस को आमतौर पर जाना जाता है। ए है क्राउन गोल, बी है ब्लैक मोल्ड, सी है ग्रीन मोल्ड और डी है ब्लू मोल्ड। राइजोपस की बात करते हैं तो राइजोपस का जवाब देना है बेटा। राइजोपस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, ए बी सी या डी।
यहाँ पर राइजोपस की बात करते हैं। बिल्कुल जिन बच्चों ने राइजोपस का जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी, सबका सही जवाब हो जाएगा। राइजोपस ब्लैक मोल्ड बेटा क्या होता है? एक प्रकार का कवक होता है, ठीक है, एक प्रकार का कवक होता है जो रोग फैलाने का कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य कवक है? यानी कि कवक को अपन खाते भी हैं, बहुत सारी ऐसी कवक की फॉर्म होती है जिसको अपन क्या करते हैं, विभिन्न रूप से इस्तेमाल करते हैं। ए है आपका एगरिकस, बी है राइजोपस, सी है स्मट और डी है आइनमीन, है ना। यहाँ पर जवाब देते हैं जिन बच्चों ने यहाँ पर जवाब दिया है इसका राइजोपस तो पता है बेटा रोग फैलाता है। जिन बच्चों ने यहाँ पर ए जवाब दिया है एगरिकस, एगरिकस बाइस्पोरस जो बेटा क्या होती है, बटन मशरूम, क्या होती है, बटन मशरूम होती है। और इस बटन मशरूम के द्वारा ही बेटा क्या होता है, बटन मशरूम जो है इसमें प्रोटीन होती है लगभग 33% और इसको अपन क्या करते हैं, भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है कि यीस्ट या खमीर किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? एक है ड्यूरोमाइसिटीज़, बी है एस्कोमाइसिटीज़, सी है जाइगोमाइसिटीज़ और डी है बेसिडियोमाइसिटीज़। यहाँ पर बात करते हैं अपन खमीर किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब खमीर की अगर अपन बात करें तो खमीर जो है बेटा किस वर्ग के अंतर्गत आएंगे, पीछे मैंने करवाया था। जिन बच्चों ने यहाँ पर जवाब दिया है एस्कोमाइसिटीज़, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें पूछा गया है खमीर जल्दी से वृद्धि करते हैं चीनी के विलयन में, गाय के गोबर में, नमकीन जल में या अशुद्ध जल में। खमीर की बात करते हैं, खमीर जिसे यीस्ट के नाम से भी जाना जाता है, किसके अंदर वृद्धि करते हैं? बिल्कुल यहाँ पर बच्चों ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए, चीनी के विलयन में या मीठे विलयन में या मीठे पदार्थों के अंदर क्या करते हैं, जल्दी से वृद्धि करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर पूछा गया है खमीर कोशिका में पाया जाने वाला मुख्य एंजाइम कौन सा होगा? खमीर कोशिका में पाया जाने वाला मुख्य एंजाइम कौन सा होगा? ए है आपका एमाइलेज, बी है आपका जाइमेज, सी है लाइपेज और डी है माल्टेज। जवाब देना है खमीर कोशिका में पाया जाने वाला एंजाइम, कमेंट करके जवाब देना है बेटा, इसका आंसर क्या होगा? खमीर कोशिका में पाया जाने वाला मुख्य एंजाइम। बिल्कुल यहाँ पर खमीर कोशिका के अंदर पाया जाता है आपका, जिन बच्चों ने जवाब दिया है जाइमेज, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जाइमेज, है ना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर दिया गया है कि यीस्ट कोशिका में संचित भोजन किस प्रकार का होता है? यीस्ट कोशिका में संचित भोजन किस प्रकार का होता है? ए है प्रोटीन, बी है तेल व ग्लाइकोजन, सी है स्टार्च और डी है कार्बोहाइड्रेट व वसा। यीस्ट कोशिका में संचित भोजन किस प्रकार का होता है, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं अपन राइट आंसर की, यीस्ट कोशिका में संचित भोजन की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिन बच्चों ने यहाँ पर जवाब दिया है, बिल्कुल जिन बच्चों ने यहाँ पर जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी, तेल व ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन को जंतुमंड के नाम से भी जानते हैं बेटा, ध्यान रखना, जंतुमंड भी इसको बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बंदूक की गोली की रफ्तार से, है ना, बंदूक की गोली की रफ्तार से ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को अटेंड करना है, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं, इसको शेयर कर दीजिए, थोड़ा बच्चों की संख्या कम है ना। आगे बात करते हैं यीस्ट में संचित भोजन के बाद में अगला दिया गया है कि माइसीलियम किसका वानस्पतिक नाम है? ए है शैवाल, बी है कवक, सी है ब्रायोफाइटा और डी है टेरिडोफाइटा। माइसीलियम किसका वानस्पतिक नाम है? जवाब देना है बेटा, माइसीलियम किसका वानस्पतिक नाम है। यहाँ पर बात करते हैं माइसीलियम जो है वो क्या होता है बेटा, एक प्रकार का कवक होता है, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको अपन फंजाई के नाम से, फंगस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर दिया गया है कि खमीर या यीस्ट स्रोत हैं। ये है आपका केवल विटामिन सी के, इसके बाद में है राइबोफ्लेविन व और विटामिन सी के, शर्करा के या प्रोटीन के। खमीर या यीस्ट जो है वो किसके स्रोत हैं? केवल विटामिन सी, राइबोफ्लेविन और विटामिन सी, शर्करा के या प्रोटीन के। बिल्कुल यहाँ पर अपन बात करते हैं, बच्चों ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला, राइबोफ्लेविन व विटामिन सी के अच्छे स्रोत माने जाते हैं, ठीक है। राइबोफ्लेविन कौन सा विटामिन होता है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है माइकोराइजा क्या है? ऑप्शन नंबर ए है कवक व पौधों के बीच में सहजीवी संबंध, बी है परजीवी कवक, सी है तना जो जड़ के समान होता है और डी है लंबी पतली जड़। यहाँ पर अपन बात करते हैं माइकोराइजा की। बिल्कुल माइकोराइजा बेटा क्या हो जाएगा? माइकोराइजा हो जाएगा आपका कवक व पौधों के बीच में सहजीवी संबंध माइकोराइजा कहलाता है। ये मुख्य रूप से फास्फोरस का क्या करता है? संश्लेषण स्थानांतरण करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 28, ऊर्जा उपापचय में कौन सा तत्व एक स्वतंत्र भूमिका निभाता है? ए है आपका कैल्शियम, बी है सोडियम, सी है सल्फर और डी है फास्फोरस। ऊर्जा उपापचय में
बताना है बेटा ऊर्जा उपापचय में कौन सा तत्व एक स्वतंत्र भूमिका निभाता है। 28 क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। ऊर्जा उपापचय में बिल्कुल जिन बच्चों ने जवाब दिया है ऊर्जा मुद्रा भी इसको बोलते हैं फास्फोरस, है ना। क्या बोलते हैं इसको, अगर इस प्रकार से समझ सकते हो, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। फॉस्फेट लवण होते हैं, उसके अंदर फॉस्फेट के अणु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा है रंध्रों की गति को कौन नियंत्रित करता है। रंध्र कहाँ पर होते हैं, स्टोमेटा की बात करते हैं तो स्टोमेटा कहाँ पर होते हैं, बिल्कुल पत्तियों में होते हैं बेटा। ऑप्शन नंबर ए है आपका पोटेशियम, बी है मैग्नीशियम, सी है आपका नाइट्रोजन और डी है आपका, बिल्कुल यहाँ पर बात करते हैं रंध्रों की गति को कौन नियंत्रित करता है। बच्चों ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम जो है वो रंध्रों की गति को नियंत्रित करने में आवश्यक या सहायक माना जाता है। और हरिमानहीनता की बात करते हैं या मैग्नीशियम या क्लोरोफिल के लिए पूछता है तो क्लोरोफिल के लिए आप लोगों को ध्यान रखना है, क्लोरोफिल के लिए क्या हो जाएगा बेटा, Mg इसका आवश्यक तत्व हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर पूछा है पादपों की राख में मिलते हैं। ए है आपका पौधों के अकार्बनिक घटक, बी है पौधों के कार्बनिक घटक, सी है वर्णक व हार्मोन और डी है एंजाइम व सह एंजाइम। पादपों की राख यानी कि जो पौधे होते हैं उनकी जो राख होती है, जिनको अगर लकड़ी को जलाने के बाद में जो राख बचती है, उस राख के अंदर कौन से घटक पदार्थ पाए जाते हैं। यहाँ पर बात करते हैं राइट आंसर की। जिन बच्चों ने पौधों के अकार्बनिक घटक यानी ऑप्शन नंबर ए जवाब दिया है, बिल्कुल बेटा सभी का सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर दिया गया है नाइट्रोजीनेज आवश्यक होता है, नाइट्रोजीनेज आवश्यक होता है। ए है आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, बी है नाइट्रीकरण में, सी है विनाइट्रीकरण में और डी है अमोनियम नाइट्रीकरण में। नाइट्रोजीनेज की बात करते हैं, कमेंट करके जवाब देना है। नाइट्रोजीनेज, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, बिल्कुल बेटा राइट आंसर जो है वो डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अमोनियम नाइट्रीकरण, ठीक है, अमोनियम नाइट्रीकरण, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं। बच्चे बोलते हैं कि सर आप हमारा नाम नहीं लेते हैं। बेटा जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तब तुम्हारा नाम जो है वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, है ना। तो आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर नाम लेने से कुछ नहीं होगा। जब सिलेक्शन होगा तो आप मुझे अपना फ़ोटो भेजना और आप मुझे अपना नेम वगैरह भेजना, बिल्कुल मैं अपने चैनल पर बिल्कुल लाइव दिखाऊँगा आप लोगों का, है ना। उसके पहले नाम लेने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है स्फीत दाब को बनाए रखने का कार्य कौन सा तत्व करता है ना। ऑप्शन नंबर ए है आपका पोटेशियम, बी है आपका सोडियम, सी है मैग्नीशियम और डी है फास्फोरस। स्फीत दाब, कोशिका का स्फीत दाब, है ना, कोशिका का स्फीत दाब, कमेंट करके बताना है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। बिल्कुल यहाँ पर बात करते हैं कोशिका का स्फीत दाब, क्या आंसर हो जाएगा। बिल्कुल जिन बच्चों ने जवाब दिया है कोशिका का स्फीत दाब पोटेशियम, जिन बच्चों ने यहाँ पर पोटेशियम जवाब दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है गुलाबी रंग का वर्णक लेग हीमोग्लोबिन, यहाँ पर जवाब देना है। गुलाबी रंग का वर्णक लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है, कमेंट करके बताना है बेटा। ए है मनुष्य में, बी है कवक में, सी है आपका दलहनी फसलों में और डी है हृदय के अंदर। जवाब देना है बेटा, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। यहाँ पर बात करते हैं राइट आंसर की। गुलाबी रंग का वर्णक, बिल्कुल जिन बच्चों ने यहाँ पर जवाब दिया है दलहनी फसलों में, दलहनी फसलों की जो जड़ होती है उन जड़ों के अंदर पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34, जिसके अंदर पूछा गया है नेपेथस कहलाते हैं। नेपेथस का जवाब देना है बेटा। ए है आपका पिचर प्लांट, बी है आपका संड्यूलांट, सी है आपका फाइकस और डी है कोई नहीं। नेपेथस, नेपेथस का जवाब देना है। नेपेथस कौन से पादप होते हैं, बिल्कुल घटपर्णी पादप होते हैं। क्या करते हैं, कीटों का भक्षण करने वाले होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जिन बच्चों ने जवाब दिया है पीचर प्लांट, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, पीचर प्लांट राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन नंबर 35, जिसके अंदर पूछा है पेरिडे पार्टिकल्स किसको बोला जाता है। ए है राइबोसोम, बी है केंद्रिका, सी है ER और डी है आपका कोशिका द्रव। पेलिडी पार्टिकल्स की बात करते हैं अपन। पेलिडी पार्टिकल्स किसको बोला जाएगा, बिल्कुल बच्चे जवाब देते हैं पेलिडी पार्टिकल्स राइबोसोम। राइबोसोम जो है प्रोटीन निर्माण फैक्ट्री, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर पूछा गया है कि समान भुजाओं वाले गुणसूत्र कहलाते हैं। ए है आपका मेटासेंट्रिक, बी है एक्रोसेंट्रिक, सी है कैसेंट्रिक और डी है टीलोसेंट्रिक। जवाब देना है समान भुजाओं वाले गुणसूत्र क्या कहलाते हैं। बिल्कुल यहाँ पर बात करते हैं समान भुजाओं वाले गुणसूत्र क्या कहलाएंगे। जिन बच्चों ने समान भुजाओं वाले गुणसूत्र का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला मेटासेंट्रिक, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।
फिर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर दिया गया है, क्वांटोसोम बना होता है, क्वांटोसोम बना होता है। ए है आपका 100 पर्णहरित से, बी है 130 पर्णहरित अणुओं से, सी है 230 पर्णहरित अणुओं से और डी है 500 पर्णहरित अणुओं से। क्वांटोसोम की बात करते हैं बेटा, किसके द्वारा बना होता है, यहाँ पर बात करते हैं क्वांटोसोम। बिल्कुल बच्चों ने जवाब दिया है, क्वांटोसोम 230 से लेकर बेटा 260 यानी कि 300 तक जो पर्णहरित के अणु होते हैं वो किसका निर्माण करते हैं, वो मिलकर एक क्वांटोसोम का निर्माण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पर पूछा है ज़ेंथोफिल होता है, ज़ेंथोफिल होता है। ए है आपका रंगहीन, बी है लाल, सी है पीला और डी है नीला। ज़ेंथोफिल वर्णक एग्रीकल्चर के अंदर भी अपन पढ़ते हैं। यहाँ पर बात करते हैं ज़ेंथोफिल वर्णक बेटा पीले रंग का होता है। ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर दिया है कि केंद्र की खोज सबसे पहले हुई थी। ए है आपका पादप कोशिका में, बी है जंतु कोशिका, सी है वायरस और डी है कोई नहीं। केंद्र की खोज के बारे में बात करते हैं, कमेंट करके जवाब देना है। केंद्र की खोज सबसे पहले, बिल्कुल यहाँ पर बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउन ने की थी बेटा। किसमें की थी सबसे पहले केंद्र की खोज, पादप कोशिका। पादप कोशिका के अंदर भी बात करूँ पर्टिकुलर, अगर आपसे पूछता है तो एक आर्किड नामक पौधा होता है, उस आर्किड के अंदर क्या की थी, केंद्र की खोज की थी, जिसको न्यूक्लियस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें पूछा गया है कि कोशिका विभाजन में एस्टर के निर्माण के लिए आवश्यक कोशिकांग कौन सा है। कोशिका विभाजन में एस्टर के निर्माण के लिए आवश्यक कोशिकांग कौन सा है। ए है आपका तारकाय, बी है राइबोसोम, सी है लाइसोसोम और डी है गुणसूत्र। यहाँ पर बात करते हैं कोशिका विभाजन में एस्टर के निर्माण के लिए, बिल्कुल यहाँ पर बात करते हैं एस्टर के निर्माण के लिए जो आवश्यक कोशिकांग माना जाता है वो हो जाएगा आपका सेंट्रोसोम। तारकाय जो है उसे और किस नाम से जानते हैं, तारकाय को सेंट्रोसोम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सेंट्रोसोम के नाम से जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 41, जिसमें पूछा है मध्य पटलिका में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक पदार्थ। मध्य पटलिका में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा होगा। ए है आपका सुबेरिन, बी है पैक्टिन, सी है क्यूटीन और डी है लिग्निन। कमेंट करके बताना है बेटा, मध्य पटलिका में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है। बिल्कुल यहाँ पर बात करते हैं मध्य पटलिका के अंदर प्रचुर मात्रा में, जिन बच्चों ने जवाब दिया है पैक्टिन, तभी तो अपन बोलते हैं कि जो आपकी मध्य पटलिका या मिडिल लेमिला है वो कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। ठीक है, हम आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पर सवाल है क्वेश्चन नंबर 42, जिसमें पूछा है कि कोशिका से कोशिका तक कोशिका द्रव निरंतरता किसके द्वारा बनी रहती है। ठीक है, यह है आपका केंद्रक द्रव, केंद्रक छिद्र, बी है आपका मध्य पटलिका, सी है प्लाज्मोडेस्माटा और डी है मज्जा। जवाब देना है बेटा, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। कोशिका से कोशिका तक, बिल्कुल यहाँ पर निरंतरता की बात करते हैं, बच्चे जवाब देते हैं ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43, जो पूछा गया है कि लेम्ब्रुस या लेम्ब्रश गुणसूत्र की खोज किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है आपका बालबियानी और बी है आपका रकर्ट, सी है 1 और 2 दोनों और ऑप्शन नंबर डी है बीटल और टेटम। लेम्ब्रुस गुणसूत्रों के बारे में बात करें तो ये महागुणसूत्र होते हैं बेटा, बिग क्रोमोजोम कह सकते हैं इसको। ठीक है, महागुणसूत्र भी होते हैं, महागुणसूत्र भी इनको बोला जाता है। बालबियानी और रकट नामक दो साइंटिस्ट थे, उन दोनों के द्वारा, बुक्स में आपको बालबियानी ही मिलेगा, लेकिन बालबियानी और रकट दोनों ही वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा क्या किया गया था, इसकी खोज की गई थी। ठीक है, अगला कीटों की लार पेशियों में की थी बेटा। ठीक है, बात करते हैं जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है। ए है आपका पॉलीसेकेराइड, बी है लिपिड, सी है प्रोटीन और डी है उपरोक्त सभी। जीवाणु की कोशिका भित्ति, जीवाणु की कोशिका भित्ति की बात करते हैं, कमेंट करके जवाब देना है बेटा, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, ए, बी, सी या डी। जवाब देना है बेटा, इसका आंसर क्या होगा, जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है। बिल्कुल यहाँ पर बात करते हैं जीवाणु की कोशिका भित्ति पॉलीसेकेराइड, लिपिड और प्रोटीन तीनों की बनी होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें पॉलीसेकेराइड, लिपिड और प्रोटीन भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पर पूछा गया है प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में होता है, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में होता है। ए है आपका फोटोसिस्टम 1, बी है फोटोसिस्टम 2, सी है आपका 1 और 2 दोनों और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में पाए जाते हैं। यहाँ पर बात करते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीवाणु होते हैं उसके अंदर फोटोसिस्टम 1 और 2 दोनों होते हैं। सी जिन बच्चों ने जवाब दिया है बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर पूछा है कि जीवाणु में केंद्रकीय पदार्थ कौन सा है। जीवाणु जो होते हैं उसके अंदर केंद्रकीय पदार्थ, ए है न्यूक्लिक अम्ल व हिस्टोन, बी है आपका न्यूक्लिक अम्ल व कोशिका द्रव, सी है आपका केवल न्यूक्लिक अम्ल और डी है उपरोक्त सभी। जीवाणु में केंद्रकीय पदार्थ कौन सा होता है। केंद्रकीय पदार्थ की बात करते हैं, बच्चे जवाब देते हैं जीवाणु के अंदर जो केंद्रकीय पदार्थ होता है वो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल केवल न्यूक्लिक अम्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पर दिया गया है कि जीवाणु में नहीं पाया जाता है। ए है आपका ER, बी है आपका DNA, सी है आपका कोशिका भित्ति और डी है आपका कोशिका द्रव। जीवाणु में क्या नहीं पाया जाता है, कमेंट करके जवाब देना है। जीवाणु में ER DNA, बिल्कुल यहाँ पर बात करते हैं जीवाणु के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जीवाणु के अंदर नहीं पाई जाती है। अगला यहाँ पर दिया है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पर दिया गया है कि प्लाज्मिड क्या है। ए है आपका जीवाणु पर वायरस परजीवी, बी है आपका नए प्रकार के जीव, सी है आपका जीवाणु की आनुवंशिकी इकाई, सी है आपका जीवाणु कोशिका के अतिरिक्त गुणसूत्र पदार्थ, गुणसूत्र आनुवंशिक पदार्थ। प्लाज्मिड की बात करते हैं, TI प्लाज्मिड आपने नाम सुना होगा। बिल्कुल बच्चे बेटा थोड़ी संख्या जो है वो संतोषजनक नहीं है, कम से कम 50 से प्लस बच्चे चलते हैं तो पढ़ाने का मज़ा आता है। इसको शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों को हमारे ग्रुप में जोड़िए, उनको जो PDF आप डाउनलोड करते हो वो उनको भेजिए ताकि वो भी क्लास में आ सके। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, जीवाणु कोशिका के अतिरिक्त गुणसूत्र, इसका आनुवंशिक पदार्थ जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है 49, जिसमें पूछा गया है कि विषाणु में पाया जाता है। ए है आपका केवल DNA, बी है केवल RNA, सी है RNA व DNA दोनों में से एक और डी है कोई नहीं। विषाणु में पाया जाता है, बिल्कुल विषाणु यानी कि वायरस की बात करते हैं, या तो उसमें RNA पाया जाएगा या उसमें DNA पाया जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, या तो RNA या फिर DNA दोनों में से एक ही आनुवंशिक पदार्थ उसके अंदर पाया जाएगा। ठीक है, ह्यूमन के अंदर वो अदर जो RNA होता है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का कार्य नहीं करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर पूछा है, वायरस का प्रोटीन चोल क्या कहलाता है। ए है आपका रिकोन, बी है आपका कैप्सिड, सी है प्रोटीएज और डी है कोई नहीं। वायरस का प्रोटीन चोल है ना, वायरस के प्रोटीन चोल की बात करते हैं, कमेंट करके बताना है बेटा। ए है रिकोन, कैप्सिड, प्रोटीएज या कोई नहीं। बिल्कुल वायरस जो है उसका प्रोटीन जो आवरण होता है वो प्रोटीन का बना होता है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्सिड। जिन बच्चों ने कैप्सिड जवाब दिया है सभी का सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है कि एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। ए है जीवाणु कोशिका में, बी है कवक में, सी है शैवाल में और डी है विषाणु में। एंजाइम जो है वो किस में एब्सेंट होते हैं या किस में नहीं पाए जाते हैं। बिल्कुल बात करते हैं वायरस, जिन बच्चों ने जवाब दिया है सभी का सही हो जाएगा बेटा। वायरस के अंदर क्या नहीं पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी, एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पर दिया गया है कि वायरल डिजीज़ लक्षण उत्पन्न करने वाला RNA क्या कहलाता है। वायरल डिजीज़ लक्षण उत्पन्न करने वाला RNA क्या कहलाता है। ए है वायरॉइड, बी है वायरियोन, सी है HIV और डी है कोई नहीं। यहाँ पर बात करते हैं वायरल डिजीज़ लक्षण उत्पन्न करने वाला RNA। जिन बच्चों ने यहाँ पर जवाब दिया है वायरल डिजीज़ लक्षण उत्पन्न करने वाला वायरॉइड, सबसे सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वायरॉइड इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो क्या करता है RNA करने वाला RNA जो डिजीज़ उत्पन्न करने वाला RNA वायरॉइड कहलाता है। ठीक है, अगला यहाँ पर दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, जिसमें पूछा गया है वह स्थान जहाँ वायरस की प्रोटीन परत संश्लेषित होती है। वह स्थान जहाँ वायरस की प्रोटीन परत संश्लेषित होती है। ए है आपका परपोसी की प्लाज्मा झिल्ली, बी है आपका परपोसी के माइटोकॉन्ड्रिया, सी है वायरस RNA और डी है परपोसी के राइबोसोम। वह स्थान जहाँ वायरस की प्रोटीन परत संश्लेषित होती है, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, वह स्थान जहाँ पर वायरस की प्रोटीन परत संश्लेषित होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका, जिन बच्चों ने यहाँ पर जवाब दिया है 53, बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिन बच्चों ने जवाब दिया है परपोशी के राइबोसोम, सभी का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, परपोशी के राइबोसोम, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 54, जिसमें दिया गया है कि वायरियोन संदर्भित करता है। ये है आपका विषाणु के कैप्सिड को, बी है मृत विषाणु को, सी है विषाणु के न्यूक्लिक अम्ल को और डी है विषाणु के पूर्ण रूप को। जवाब देना है, क्या होगा इसका राइट आंसर, वायरियोन संदर्भित करता है।
वायरियोन की बात करते हैं, वायरियोन संदर्भित करता है, कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल यहाँ पर वायरियोन की बात करते हैं तो वायरियोन में क्या होता है बेटा, विषाणु के समान रोग को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो विषाणु के पूर्ण रूप को क्या करता है, संदर्भित करता है, यानी कि एक प्रकार से वो ये बतलाना चाहता है कि मैं एक प्रकार का विषाणु या वायरस हूँ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। यहाँ पर पूछा गया है कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन है। ए है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, विटामिन बी, सी या डी। बिल्कुल यहाँ पर बात करते हैं विटामिन ए जो है वो क्या करता है, संक्रमण को रोकता है। और जब आपको किसी भी प्रकार की कोई वैक्सीन लगाई जाती है तो उस वैक्सीन या टीके के अंदर विटामिन ए को मिक्स करके डाल के दिया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय से स्त्रावित होता है? ए है आपका माल्टोज, बी है लैक्टोज, सी है सुक्रोज और डी है ट्रिप्सिन। यहाँ पर बात करते हैं क्या हो जाएगा इसका आंसर। आप लोगों को पता है ऊपर के जो माल्टेज, लैक्टोज और सुक्रोज हैं ये तीनों तो शर्कराएँ हैं। ठीक है, तो नीचे ट्रिप्सिन जो है वो एंजाइम हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर। यहाँ पर अगर माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज होता है तो ये एंजाइम हो जाते हैं ना। अगला यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 56 के बाद में 57, जिसमें पूछा गया है कि मानव में पित्त का स्राव होता है। मानव में पित्त का स्राव होता है। ए है यकृत में, बी है अग्नाशय में, सी है छोटी आंत में और डी है ग्रास नली में। पित्त की बात करते हैं। पित्त जो है वात, पित्त और कफ तीनों ही शरीर में होते हैं। तीनों की मात्रा जब तक संतुलित रहेगी आप स्वस्थ रहोगे, और जब तीनों में से किसी एक की मात्रा में भी असंतुलन आ जाता है तो आप बीमार पड़ जाते हो। जवाब देते हैं बच्चे ऑप्शन नंबर ए। जिन बच्चों ने यहाँ पर जवाब दिया है यकृत, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 58 पूछा गया है कि ल्यूकोसाइट किसका दूसरा नाम है? कमेंट करके बताना है ल्यूकोसाइट किसका दूसरा नाम है। ए है आरबीसी का, बी है डब्ल्यूबीसी का, सी है सीरम और डी है प्लाज्मा झिल्ली। ल्यूकोसाइट की बात करते हैं, बताना है बेटा ल्यूकोसाइट किसका दूसरा नाम है। बिल्कुल बात करते हैं डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल जो होती हैं या वाइट ब्लड कार्पल्स जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो आपकी ल्यूकोसाइट कहलाती है, जो शरीर से विभिन्न रोगों के लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पर पूछा गया है कि रक्त का सैनिक किस रक्त कणिका को बोला जाता है? रक्त का सैनिक किस रक्त कणिका को बोला जाता है? ए है आरबीसी, बी है डब्ल्यूबीसी, सी है आपका रक्त सीरम और डी है आपका उपरोक्त सभी। यहाँ पर बात करते हैं रक्त की कणिका जो है वो डब्ल्यूबीसी जो है। जो बच्चे यहाँ पर बी जवाब देते हैं सभी का सही जवाब है। रक्त कणिका जो है वो सैनिक यानी कि शरीर से विभिन्न रोगों से लड़ने की जो क्षमता प्रदान करती है वो इसी को करती है। और सबसे पहले जब किसी भी रोग का प्रकोप होता है या किसी भी रोग का संक्रमण होता है तो सबसे पहले डब्ल्यूबीसी को ही पता चलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पर दिया है कि थ्रोम्बोसाइट का मुख्य कार्य क्या है? कमेंट करके बताना है बेटा थ्रोम्बोसाइट का मुख्य कार्य क्या है। ए है आपका रक्त का थक्का जमाना, बी है रक्त का शुद्धिकरण करना, सी है रक्त में ऑक्सीजन मिलाना और डी है रक्त को लाल रंग प्रदान करना। जवाब देना है बेटा इसका आंसर क्या होगा? थ्रोम्बोसाइट का मुख्य कार्य है ना। थ्रोम्बोसाइट की बात करते हैं तो मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर बात करते हैं थ्रोम्बोसाइट का मुख्य कार्य। बच्चे जवाब देते हैं थ्रोम्बोसाइट का मुख्य कार्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रक्त का थक्का जमाना। यहाँ पर बात करते हैं अपन राइट आंसर के बाद में नेक्स्ट प्रश्न की। अगला यहाँ पर पूछा गया है कि ब्लड क्लॉटिंग एजेंट कौन सा है? ब्लड क्लॉटिंग एजेंट ए है फाइब्रिनोजन, बी है थ्रोम्बिन, सी है विटामिन के और डी है उपरोक्त सभी। जवाब देना है बेटा इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। कमेंट करके बताना है। चलिए आगे बात करते हैं। एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट की बात करते हैं, सॉरी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट की बात करते हैं। फाइब्रिनोजन सहायता करता है, थ्रोम्बिन सहायता करता है, विटामिन के सहायता करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं 62। प्रश्न नंबर 62 पूछा गया है कि एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट कौन सा होगा? एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट ऑप्शन नंबर ए है आपका विटामिन के, बी है आपका हिपेरिन, सी है आरबीसी और डी है डब्ल्यूबीसी।
यहाँ पर बात करते हैं राइट आंसर की, एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर बात करते हैं एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट। जिन बच्चों ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी हिपेरिन, बिल्कुल सबका सही जवाब है। हिपेरिन जो है वो एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है कि रक्त समूह को निर्धारित किया गया था, रक्त समूह को निर्धारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है आपका प्लाज्मा, बी है एंटीजन, सी है रक्त सीरम और डी है हिपेरिन। रक्त समूह को निर्धारित किया गया था, कमेंट करके बताना है, प्लाज्मा, एंटीजन, रक्त सीरम या हिपेरिन। यहाँ पर बात करते हैं रक्त समूह की, तो रक्त समूह को निर्धारित किया गया था, बिल्कुल बच्चे जवाब देते हैं ऑप्शन नंबर बी। जिन बच्चों ने यहाँ पर जवाब दिया है एंटीजन, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। एंटीजन के द्वारा रक्त समूह को निर्धारित किया गया था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आज का लाइव सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इसी प्रकार की रिवीजन क्लासेस आगे भी अपन लेके आएंगे, जिसमें लगभग एक लाइव सेशन के अंदर में 250 प्लस आपको बायोलॉजी के और एग्रीकल्चर के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगा, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और इसके अलावा आपका जो एनिमल हस्बेंड्री है उसके भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। और मैंने एक पोल डाला है, उस पोल में आपको कमेंट करके बताना है कि जो आपके मॉडल पेपर है जो आपके पुराने ओल्ड पेपर हैं जेट के, वो मैं कल से सॉल्व करवाना स्टार्ट करवाना चाह रहा था। तो आपको कमेंट करके बताना है सूटेबल टाइम कौन सा रहेगा। 3 बजे का टाइम मैंने सुबह 6 बजे का टाइम दिया है, मैंने सुबह 9 बजे का टाइम दिया है। 9 बजे के अलावा मैंने सुबह 10 बजे का टाइम दिया है, फिर सुबह दिन को 3 बजे का और फिर रात को 10 बजे का टाइम दिया है। इनमें से आपको टाइम चूज़ करके बताना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपका ये लाइव सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। आपका दिन शुभ हो।